हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए हैं रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस क्लास में मैं जो नोट्स यूज करने वाली हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उन्हें जो लिस्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, जो इतनी बड़ी लिस्ट है, वो याद नहीं होती है। ये वीडियो प्लीज आप मेरे साथ पूरी देख लो, आपको मैं सारे पॉइंट्स याद करा दूंगी, उस चीज की गारंटी मेरी है। मैंने आप लोगों के लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, जिससे मैं आपको सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की ट्रांजेक्शंस याद करा दूंगी। याद कराने की गारंटी मेरी है, तो प्लीज मेरे साथ ये वीडियो पूरी देखना। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। देखो, जनरली अगर आपने देखा होगा, जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, अपने बिल में प्राइस लिखता है, उसमें जीएसटी ऐड करता है और टोटल बिल आपको दे देता है। सपोज करो आप रेस्टोरेंट में खाने गए, तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जितना भी आपने ऑर्डर किया था वो अमाउंट होता है, उसके बाद जीएसटी प्लस कर रखा होता है और टोटल बिल आपको दे रखा होता है। प्राइस लिखा, जीएसटी ऐड किया, टोटल बिल आपको दे दिया। आप कस्टमर हो, आपने टोटल जितने का बिल था उतने की पेमेंट आपने कर दी। अब ये जो जीएसटी होता है, जो सप्लायर हमसे कलेक्ट करता है, जो रेस्टोरेंट वाले, शॉपिंग मॉल वाले हमसे कलेक्ट करते हैं, वो क्या अपनी जेब में रख लेते हैं? नहीं, वो जाके गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, ये 18 रुपीज जाके वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। 90% ट्रांजेक्शन हमारी जीएसटी की फॉरवर्ड चार्ज में ही होती है। लेकिन कई जगह गवर्नमेंट को डाउट होता है कि ये जो 18 रुपीज है ना, ये जो 18 रुपीज उन्हें सप्लायर से रिसीव होना है, ये उन्हें रिसीव नहीं होगा और जो हमारा सप्लायर है वो भाग जाएगा। जो ये सप्लायर है ना, ये भाग जाएगा और गवर्नमेंट को 18 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अब आपको गवर्नमेंट का पता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उन्हें उनका टैक्स का लॉस हो, वो चाहते हैं हर जगह से उन्हें टैक्स मिल जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि कस्टमर से कहती है कि भाई जो सप्लायर है ना, उसे सिर्फ 100 रुपीज पे करो। मतलब ये जो 100 था ना प्राइस, वो 100 रुपीज पे करो, और जो जीएसटी का अमाउंट है वो आप सप्लायर को पे मत करना, डायरेक्टली हमें पे कर देना। मतलब जो कस्टमर है वो जीएसटी का अमाउंट, कस्टमर जो है रिसिपिएंट, कस्टमर कौन होता है? रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट होगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। उस ट्रांजेक्शन को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें जो हमारा कस्टमर है ना, वही गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देता है। ठीक है, सप्लायर को पे नहीं करता। अब गवर्नमेंट के पास पावर है नोटिफाई करके बताने की कि इन गुड्स पे, इन सर्विसेज पे हम जो जीएसटी लेंगे वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेंगे। गवर्नमेंट का पावर है। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ गुड्स भी नोटिफाई करें, कुछ सर्विसेज भी नोटिफाई करें। जो गुड्स है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ सर्विसेज पढ़नी है, ऐसी सर्विसेज जो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती हैं। अब ये जो सर्विसेज की लिस्ट है ना, ये बहुत बड़ी है। ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी है और बच्चों को ये लिस्ट याद नहीं होती है। अभी याद कराने के लिए मैंने बनाई है आप लोगों के लिए एक मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक क्या है हमारी? है एक स्टोरी मेरे साथ सुनो पहले। हमारी स्टोरी ये है कि एक बार चार एजेंट जीटीए से कार रेंट पे लेके गवर्नमेंट से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है। गुस्से में वो उस कॉन्ट्रैक्टर के बॉडीगार्ड की पिटाई कर देते हैं। मामला लीगल हो जाता है और उन्हें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में पेश होना पड़ता है। अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक लॉ फर्म को हायर करते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर्स के केस लड़ती थी। इतनी बड़ी लॉ फर्म हायर करने के बाद भी वो लोग केस हार जाते हैं। अब स्टोरी क्या है? चार एजेंट कौन कौन से? इंश्योरेंस एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, रिकवरी एजेंट। चार एजेंट जीटीए से कार रेंट पे लेके गवर्नमेंट से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं, जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है। गुस्से में वो उस कॉन्ट्रैक्टर के बॉडीगार्ड की पिटाई कर देते हैं। मामला लीगल हो जाता है और उन्हें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में पेश होना पड़ता है। अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक लॉ फर्म को हायर करते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर्स के केस लड़ती थी। इतनी बड़ी लॉ फर्म हायर करने के बाद भी वो लोग केस हार जाते हैं, उन्हें लॉस हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल स्टोरी है, एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको पूरी याद हो जाएगी। एक लास्ट टाइम और रिपीट करा देती हूँ। चार एजेंट जीटीए से कार रेंट पे लेके गवर्नमेंट से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है। गुस्से में वो उस कॉन्ट्रैक्टर के बॉडीगार्ड की पिटाई कर देते हैं। मामला लीगल हो जाता है और उन्हें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में पेश होना पड़ता है। अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक लॉ फर्म को हायर करते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर्स के केस लड़ती थी। इतनी बड़ी लॉ फर्म हायर करने के बाद भी वो लोग केस हार जाते हैं, उन्हें लॉस हो जाता है। अब चलते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? इंश्योरेंस
4 एजेंट। 4 एजेंट में कौन कौन से? इंश्योरेंस एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, रिकवरी एजेंट। आइए देखते हैं चारों पॉइंट एक साथ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस एजेंट। देखो, इंश्योरेंस एजेंट जब भी कोई सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है और इंश्योरेंस कंपनी हमारी जीएसटी पे करती है। देखो, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये सप्लायर है सर्विस और रिसिपिएंट है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो हमारा रिसिपिएंट होता है वो जीएसटी पे करता है। तो कोई भी इंश्योरेंस एजेंट कोई भी सर्विस दे इंश्योरेंस कंपनी को तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है और इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट मुझे आपको एक एक्सप्लेन करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार उन्हें ट्रांजैक्शन में समझ नहीं आता कि सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि आप लोगों को समझ नहीं आता। तो उस पॉइंट के लिए एक चीज याद रखना कि ये देखना कि पेमेंट कौन कर रहा है, जो पैसे हैं उनकी पेमेंट कौन कर रहा है। जो पेमेंट करेगा वो रिसिपिएंट होगा, जो पेमेंट रिसीव करेगा वो सप्लायर होगा। अब आप एग्जाम्पल लो, आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने ये सपोज करो ये पेन खरीदा, आप रिसिपिएंट हो, मैं सप्लायर हूं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको पेन दूंगी और मैं ही आपको पैसे दूंगी, नहीं, पैसे आप मुझे दोगे, उसके वजह मैं आपको पेन दूंगी। तो जो पेमेंट करता है, आप पेमेंट कर रहे हो, आप रिसिपिएंट हो, मैं पैसे रिसीव कर रही हूँ, तो मैं सप्लायर और सर्विस हूँ। तो ऐसे याद रख लेना कि जो पेमेंट रिसीव करेगा वो सप्लायर, जो पेमेंट करेगा वो रिसिपिएंट। तो यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज दे रहा है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होगी और हमारी इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिकवरी एजेंट का। रिकवरी एजेंट कौन होते हैं? ये होते हैं वसूली भाई टाइप, जो जनरली बैंक्स को हेल्प करते हैं कि जो लोग जो कस्टमर्स उनके पैसे नहीं दे रहे होते ना, उनसे रिकवर कराने में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई रिकवरी एजेंट सर्विसेज देता है बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज देता है किसी बैंक या एनबीएफसी को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है और बैंक और एनबीएफसी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का एक पॉइंट याद रखना। पहले तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते क्या है, आपने देखा होगा जनरली जब आप लोग कार वार परचेज करने जाते हैं तो वहां पे एक्सिस बैंक के, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सबके एजेंट्स खड़े हुए होते हैं। वो आपसे कहते हैं सर आप कार पसंद तो करो, हम अभी आपको लोन करा देते हैं। तो वो लोग बैंक के एजेंट्स होते हैं जो वहां पे खड़े होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब जो ऐसे एजेंट्स होते हैं ना, कई बार ना ये क्या करते हैं, मिलके एक बहुत बड़ी बॉडी कॉर्पोरेट बना लेते हैं। तो अगर जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। लेकिन अगर जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है और वो सर्विसेज दे रहे हैं किसको? बैंक या एनबीएफसी को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बैंक और एनबीएफसी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक रिकवरी एजेंट वाला हमने एग्जांपल लिया था, ये सब में एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। सपोज करो रिकवरी एजेंट मुझे कोई सर्विसेज दे रहा है और मैंने मान लो किसी को पैसे दिए थे, वो मुझे पैसे वापस नहीं कर रहे, तो मैंने एक रिकवरी एजेंट को हायर किया कि भैया मेरे पैसे मुझे निकलवा के दो। तो अगर ऐसी कोई सर्विसेज रिकवरी एजेंट दे रहा है मुझे, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी आएगा जब रिकवरी एजेंट सर्विसेज देगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये याद रखना, इंश्योरेंस एजेंट के केस में भी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देगा तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। इन सब ट्रांजेक्शन में हमारे सप्लायर ये होने चाहिए, रिसिपिएंट ये होने चाहिए, तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ऐसे याद रखना। एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है एक और, वो है सर्विसेज बाय एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर कोई भी एजेंट अपनी सर्विसेज देता है किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कौन होता है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को ऐसे समझ लो, ये बैंक को हेल्प करता है उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट कराने में। जैसे बैंक अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं ना, तो स्कीम्स लोगों तक पहुंचे उसमें हेल्प करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कोई एजेंट है, वो एजेंट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारी जो स्टोरी थी, स्टोरी भी देखते हैं एक बार साथ साथ। स्टोरी में हमारे 4 एजेंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? जीटीए से कार रेंट पे लेके गवर्नमेंट से मिलने जा रहे होते हैं। अब 3 पॉइंट में आपको एक साथ बढ़ाऊंगी, कौन कौन से? जीटीए, कार रेंट एंड गवर्नमेंट। जीटीए, कार रेंट एंड गवर्नमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे जीटीए के पॉइंट की तरफ। जीटीए के केस में क्या होता है? जीटीए के पास जीएसटी पे करने के 2 ऑप्शन होते हैं, 12% ऑप्शन, 5% ऑप्शन। अगर जीटीए 12% ऑप्शन ऑप्ट करता है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता है और जीटीए ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। लेकिन अगर जीटीए 5% का ऑप्शन ऑप्ट करता है और जीटीए सर्विसेज देता है इन 6 लोगों में से किसी को सर्विस देता है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है और ये जो 6 लोग हैं ना, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं।
लेकिन अगर इन सिक्स लोगों के अलावा किसी और को जीटीए सर्विसेज देता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट दोबारा पढ़ाऊंगी एग्जाम्पशन चैप्टर में कि ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाती है, इन पे जीएसटी ही नहीं लगता है। ठीक है जी। जीटीए का सिंपल केस है, क्या है, जीटीए के पास अगर 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा, 5% का ऑप्शन ऑप्ट किया है और सर्विसेज दी है इन 6 लोगों को तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और ये 6 लोग जाके गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज आएगा। लेकिन हम एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाती है, इन पे जीएसटी ही नहीं आता है। ठीक है। और ये 6 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर स्टैब्लिश हो, एनी बॉडी कोऑपरेट स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का याद रखना, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों आएंगी। बाकी सारे जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड है तभी आता है पॉइंट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसने जीटीए से सर्विस ली है और जीटीए ने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पार्टनरशिप फर्म ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। कौन कौन से लोग हैं? देखो बहुत ईजी है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कोऑपरेट स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, उसका हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड एक पॉइंट है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों आएंगी। ठीक है। ये 6 लोगों की लिस्ट याद कर लेना, अगर इन लोगों को सर्विस दे रहा है तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले एक पॉइंट और है यहाँ पे जीटीए से रिलेटेड कि जीटीए ने अगर सर्विसेज दी है किसी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जिसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया है? सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। हम लेटर ऑन एग्जाम्पशन चैप्टर में मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगी कि उन पे जीएसटी ही नहीं आता है। ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट, ये जो लोग हैं इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है, अगर टैक्सेबल सप्लाई करते होंगे तो ये वाला लॉ नहीं लगेगा। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो था हमारा कार रेंट का। कार रेंट मतलब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब देखो जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होता है ना, उसमें भी 2 केस होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं जीएसटी पे करने के, 5% या 12%। 12% वाला लिया तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। अगर 5% वाला ऑप्शन आपने ऑप्ट किया है तो उसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला कि जो हमारा व्हीकल है वो डिजाइन किस लिए किया गया है, अगर वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। लेकिन अगर वो डिजाइन किया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है और जो आपकी फ्यूल की कॉस्ट है वो आपकी कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है, आपकी फ्यूल की कॉस्ट कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है और जो सर्विसेज दे रहा है वो एनी पर्सन, सप्लायर जो है, जो सप्लायर है वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और हमारा जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है, सॉरी जो हमारा रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और ये बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। क्या हुआ यहाँ पे? देखो बहुत ज्यादा पॉइंट्स है यहाँ पे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में 5% का ऑप्शन है, 12% का ऑप्शन है। 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया तो देखना है कि जो व्हीकल है वो किस लिए डिजाइन किया गया है, अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो आपको देखना है क्या फ्यूल की जो कॉस्ट है वो कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड है तभी आगे बढ़ना, इंक्लूडेड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगा देना। ठीक है। अगर फ्यूल की कॉस्ट कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है और हमारा जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ठीक है। यहाँ पे मुझे आपको एक पॉइंट और बताना है कि है ना 2 तरह की सर्विस हमारे जीएसटी में 2 तरह की सर्विसेज होती हैं, एक होती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और दूसरी होती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। कौन कौन सी होती है? देखो यहाँ देखते हैं, एक होती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और दूसरी होती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में ना आपका रूट जो होता है वो डिफाइन नहीं होता। आप मुझसे कार रेंट पे लेके गए, आपने कहा मैं आपसे 100 किलोमीटर के लिए कार रेंट पे ले रहा हूँ, अब आपकी मर्जी है कि आप उसे कहीं पे भी चलाओ, आप दिल्ली से राजस्थान ले जाओ, आप दिल्ली से कश्मीर ले जाओ, आपकी मर्जी है, आप किसी भी डायरेक्शन में चलाओ उसे। लेकिन जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं उनमें रूट डिफाइन होता है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो बसेस का, ट्रेन का, इनका रूट डिफाइन होता है। ट्रेन एक डिफाइंड रूट पे ही चलती है, बस एक डिफाइंड रास्ते पे ही चलती है। तो ये जो हमारा क्लॉज है, ये वाला जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, ये आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे लगता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे नहीं लगता। बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ भी है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रूट ऑफ जर्नी इज नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में रूट ऑफ व्हीकल इज स्पेसिफाइड, रास्ता पता होता है। ठीक है। ये वाला जो क्लॉज है वो हमारा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे लगता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे नहीं लगता है।
ठीक है जी, इसके साथ हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। याद रखना यहाँ पे ये लोग सप्लायर है, जो गवर्नमेंट है वो सप्लायर है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या उनका कोई डिपार्टमेंट अगर कोई सर्विसेज देता है तो उसमें जीएसटी कैसे लगता है। अब इनकी सर्विसेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सर्विस ए, सर्विस बी एंड सर्विस सी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्विस बी, ठीक है, ए मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी आपको पढ़ना है सर्विस बी। सर्विस बी में ये 4 सर्विसेज लिखी हैं और इन 4 सर्विसेज के केस में क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता है। मतलब ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, यही जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इनमें हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता है। कौन कौन सी 4 ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट का डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस देता है, या सर्विसेज बाय इंडियन रेलवेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट ऑफ वेसल विद इन एंड आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट। वेसल या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी हो, एयरपोर्ट के अंदर या एयरपोर्ट के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में आएगी। एंड लास्ट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट देता है तो उसमें हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आता है। इन 4 केसेस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट के केस में एक पॉइंट याद रखना कि पोस्ट की जो सर्विसेज है वो अदर देन इन 4 को छोड़ के देखी जाएंगी। कौन कौन सी, पोस्ट कार्ड की सर्विस, आइलैंड लेटर की, बुक पोस्ट की, या पोस्ट वेट लेस देन 10 ग्राम। ये जो 4 चीजें होती है ना, ये एग्जाम्प्ट हो जाती है, इन पे जीएसटी नहीं लगता, याद रखना। ये जो 4 सर्विसेज होती है इन पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अदर देन दिस, अगर पोस्ट का डिपार्टमेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है, किसी को भी दे, उसमें हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। सपोज करो स्पीड पोस्ट की सर्विसेज है, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज हमारा डिपार्टमेंट पोस्ट का डिपार्टमेंट दे रहा है किसी को भी, तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। और ये 4 जो पॉइंट है वो याद रखना। कौन कौन से, दोबारा देखते हैं एक बार, कौन कौन से है, पोस्ट कार्ड की, इनलैंड लेटर, बुक्स पोस्ट, या पोस्ट वेट लेस देन 10 ग्राम, ठीक है। ये चारों चीजें एग्जाम्प्ट हो जाती है, इन पे जीएसटी ही नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट सर्विसेज सी। पहले मुझे सर्विसेज सी दिखानी है। सर्विस सी में सिर्फ एक ही सर्विस आती है, जो कि है आपकी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इंडियन रेलवेज अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा, उस पर रिवर्स चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई और डिपार्टमेंट अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है और देता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और ये रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। याद रखना, यहाँ पे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की क्लासिफिकेशन है। अनरजिस्टर्ड आता है तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, मतलब वो डिपार्टमेंट ही अपने बिल में जीएसटी लगा देगा, ठीक है। क्या हुआ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इंडियन रेलवेज किसी को दे रहा है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। अदर कोई डिपार्टमेंट दे रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पे, जो कि है हमारी सर्विसेज ए। सर्विसेज ए क्या कहती है, एनी सर्विस अदर देन बी एंड सी। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो सर्विसेज आ गई, उन्हें छोड़ के जितनी भी सर्विसेज बची, उन पे ये जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल क्या कहते हैं कि आपको देखना है सर्विसेज दी किसको गई है, अगर बॉडी कोऑपरेट या अदर देन बॉडी कोऑपरेट। अदर देन बॉडी कोऑपरेट होती है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, उस पर जीएसटी नहीं आता है। लेकिन अगर बॉडी कोऑपरेट को दी गई है तो उसमें आपको ये देखना है क्या वो बॉडी कोऑपरेट रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है। या तो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो उसमें आरसीएम आएगा, अदरवाइज आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जीएसटी नहीं आएगा। अगर आपका बॉडी कोऑपरेट रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और ये बॉडी कोऑपरेट ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट हो जाएगी, उसमें जीएसटी ही नहीं आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर, एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो जनरल रूल है हमारा, जो सर्विसेज ए में जनरल रूल है, वो बॉडी कोऑपरेट की बाइफर्केशन देखता है कि बॉडी कोऑपरेट है या बॉडी कोऑपरेट नहीं है। लेकिन जो सर्विसेज सी है उसमें हमारा रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन की बाइफर्केशन देखी जाती है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इवन दो अगर ये बॉडी कोऑपरेट नहीं है लेकिन इंडिविजुअल है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तब भी उस पर आरसीएम आएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। अब विद दिस हमने ये पॉइंट भी पढ़ लिया है। अब चलते हैं हमारी स्टोरी पे वापस। स्टोरी हमारी क्या थी, 4 एजेंट जीटीए से कार रेंट पे लेके गवर्नमेंट से मिलने जा रहे होते हैं। यहां तक हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब आगे पॉइंट क्या है, रास्ते में उन्हें एक कॉन्ट्रैक्टर मिलता है जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है और गुस्से में वो उस कॉन्ट्रैक्टर के बॉडीगार्ड की पिटाई कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर और हमारा बॉडीगार्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टोरी क्या है, मामला लीगल हो जाता है और उन्हें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में पेश होना पड़ता है। अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक लॉ फर्म को हायर करते हैं। ये 4 पॉइंट मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगी, कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्टर, बॉडीगार्ड, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, लॉ फर्म, ये 4 पॉइंट सब पढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है पॉइंट, वो पढ़ना है हमें कॉन्ट्रैक्टर का। पॉइंट है हमारा प्रमोटर का।
देखो, जब भी कोई भी पर्सन अपने डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म लीज कौन सी होती है, जो 30 ईयर्स या मोर की लीज पे देता है किसी भी प्रमोटर को या कॉन्ट्रैक्टर को प्रमोटर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रमोटर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था बॉडीगार्ड का, जो कि है बॉडीगार्ड को क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पर्सोनल। कोई भी सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज देता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है और रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि अगर ये सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज दे रहा है किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर टीडीएस रिडक्शन, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आता है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोई भी सर्विसेज देती है किसी बिजनेस एंटिटी को या अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो वो एग्जम्प्ट हो जाती है, उसमें जीएसटी ही नहीं आता है। लेकिन अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है, तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है और ये बिजनेस एंटिटी ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी ना रजिस्टर्ड है ना ही लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो उस केस में एग्जम्प्ट हो जाता है, जीएसटी नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि उन्होंने लॉ फर्म हायर करती। लॉ फर्म क्या देती है, लीगल सर्विसेज। हमें क्या पढ़ना है, लीगल सर्विसेज। अब देखो लीगल सर्विसेज दी है, दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। लीगल सर्विसेज दी है एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने, या लीगल सर्विसेज दी है हमारे सीनियर एडवोकेट ने। अगर हमारे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट ने सर्विसेज दी हैं और सर्विसेज पहले दी हैं किसी बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी में अगेन आपको दो केसेस देखने हैं, या तो रजिस्टर्ड हो या लाइबल टू रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी आता है और ये बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। अदरवाइज क्या होता है, एग्जम्प्ट हो जाता है, जीएसटी नहीं आता। मतलब बिजनेस एंटिटी ऐसी है ना तो रजिस्टर्ड है ना ही लाइबल टू रजिस्टर्ड है, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। अगर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट सर्विसेज दे रहे हैं किसी अनदर लॉ फर्म को, किसी और लॉ फर्म को सर्विस दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। और किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी किसी को सर्विस दी जा रही है तब एग्जम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। क्या हुआ यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जा रही है, यहाँ पे अदर देन बिजनेस एंटिटी सर्विस दी जा रही है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। अब चलते हैं सीनियर एडवोकेट में। सीनियर एडवोकेट में सारे सिचुएशन सेम है, सिर्फ एक ये वाला जो पॉइंट है ना आपका टू अनदर लॉ फर्म, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट चेंज आता है, बाकी सेम है। क्या है, क्विकली देखते हैं। बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, कोई सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, अदरवाइज एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं किसी अनदर लॉ फर्म को, तो उसमें ये देखना है कि जो लॉ फर्म है वो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और वो लॉ फर्म गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, अदरवाइज वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, जीएसटी नहीं आएगा। और अदर देन किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जा रही है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, उसमें कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है जी, यहां तक हमने पढ़ लिया, यहीं तक हमने अभी अपनी स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, अब वापस मैं आपको क्विकली स्टोरी पे लेके जाऊंगी और फिर हम वहां के आगे के पॉइंट्स देखेंगे। स्टोरी है ये। स्टोरी हमारी क्या थी, 4 एजेंट जीटीए से कार रेंट पे लेके गवर्नमेंट से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कॉन्ट्रैक्टर मिलता है जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है और गुस्से में वो उस कॉन्ट्रैक्टर के बॉडीगार्ड की पिटाई कर देते हैं। मामला लीगल हो जाता है और उन्हें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में पेश होना पड़ता है। अपना केस प्रेजेंट करने के लिए वो एक लॉ फर्म को हायर करते हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर से केस लड़ती थी। यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट और ऐड करेंगे, जो पॉइंट क्या ऐड करेंगे, डायरेक्टर। मैंने इस स्टोरी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको स्पेसिफिकली याद कराना चाहती थी। अब आपके माइंड में फिट रहेगा कि डायरेक्टर भी आता है। कौन कौन से पॉइंट आएंगे यहाँ पे, हमारे पॉइंट आएंगे आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड डायरेक्टर। आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर, ऑथर, डायरेक्टर। कौन कौन से हैं दोबारा, आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर, डायरेक्टर। ये चारों पॉइंट्स एक साथ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लॉस। ठीक है, चारों पॉइंट्स पे चलते हैं क्विकली। सबसे पहले हमारे पास है आर्टिस्ट। जब भी कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट अपना कोई काम, जिन पे आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क जिसपे उन्होंने कॉपीराइट ले रखा है, वो ट्रांसफर करते हैं किसी भी म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होती है और ये म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। क्या हुआ, कोई भी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट आर्टिस्टिक वर्क अपना जिसपे उन्होंने कॉपीराइट ले रखा है वो ट्रांसफर करते हैं म्यूजिक कंपोजर या फिर प्रोड्यूसर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये म्यूजिक कंपनी जो है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑथर का।
ऑथर का क्या है कि अगर कोई भी ऑथर जो है उसका ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ट्रांसफर करता है किसी भी पब्लिशर को, ऑथर अपना ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ट्रांसफर करता है किसी भी पब्लिशर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो पब्लिशर है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, ऑथर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन और है, गवर्नमेंट ने ऑथर को ऑप्शन दिया है, ये जो ऑथर है ना उन्हें ऑप्शन दिया है कि ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज भी ऑप्ट कर सकता है, कि ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन ले सकता है, और उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा और अपने जो इनवॉइस है उसमें उन्हें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ऑथर के पास ऑप्शन है ये कि ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज भी ऑप्ट कर सकता है। एक पॉइंट और याद रखना कि अगर ऑथर ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट किया तो अगले 1 ईयर तक उसे फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना पड़ेगा, 1 ईयर से पहले वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर कोई भी सर्विस दे किसी भी बैंकिंग कंपनी को तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बैंकिंग कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होते हैं? ये अगेन बैंक को हेल्प करते हैं उनके प्रोडक्ट प्रमोट कराने में। हमने पहले पढ़ा था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, वो भी तो यही काम करते थे, वो ये काम करते थे, लेकिन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़े बड़े लेवल पे ये काम करते हैं और बिजनेस फैसिलिटेटर थोड़े छोटे लेवल पे काम करते हैं। तो इस केस में बैंक जो बैंकिंग कंपनी है, जो बैंक है, वही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सर्विसेज बाय डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर कोई भी सर्विस दे रहा है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उसमें 2 सिचुएशन हो सकती है कि डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है या अदर देन एम्प्लॉय दे रहा है। अब आप कहोगे मैम पता कैसे लगेगा कि एज एन एम्प्लॉय दे रहा है या अदर देन एम्प्लॉय दे रहा है? तो एज एन एम्प्लॉय अगर सर्विस दे रहा है तो टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट हुआ होगा। टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स, ये ऋत्विक सर ने पढ़ाया होगा, आप ऋत्विक सर की टीडीएस की वीडियो जाके देखिए, वहां पे उन्होंने आपको पढ़ाया है कि ये जो टीडीएस होता है ना, टीडीएस अंडर सैलरी होता है। तो ये जो सैलरी वाला अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 192 तो वो जीएसटी ही नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को, अगर कोई भी एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर से कुछ भी रिसीव करता है तो उस पर जीएसटी नहीं आता है, तो ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो जाएगा, तो यहाँ पे तो जीएसटी ही नहीं आएगा। लेकिन अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194J जो कि होता है प्रोफेशनल सर्विसेज का, तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास हमारी सर्विस हमारी वो क्या है, स्टोरी लाइन क्या थी? 4 एजेंट जीटीए से कार रेंट पे लेके गवर्नमेंट से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कॉन्ट्रैक्टर मिलता है जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है, गुस्से में वो उस कॉन्ट्रैक्टर की बॉडीगार्ड की पिटाई कर देते हैं, मामला लीगल हो जाता है और उन्हें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में पेश होना पड़ता है। अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग एक लॉ फॉर्म को हायर करते हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, ऑथर, बिजनेस फैसिलिटेटर, डायरेक्टर के केस लड़ती थी। यहाँ तक हो गया हमारा। इतनी बड़ी लॉ फॉर्म हायर करने के बाद भी वो लोग केस हार जाते हैं, उन्हें क्या हो जाता है? उन्हें हो जाता है लॉस। क्या हो जाता है? लॉस। लॉस की अपनी वो है फुल फॉर्म है L फॉर लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, O फॉर ओवरसीज कमिटी, S फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, S स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, L फॉर लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, O फॉर ओवरसीज कमिटी, S फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सारे पॉइंट्स एक साथ देखते हैं। सबसे पहले है हमारी लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, अगर कोई भी पर्सन अपनी सिक्योरिटीज लेंड करता है तो जो जिसे लेंड की जा रही है, जो बोरोवर है, उसे वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करेगा। ये जो बोरोवर है ना, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होते हैं? सपोज करो मेरे पास रिलायंस के शेयर है और मेरे पास मेरा कोई स्टूडेंट आया, उसने कहा कि मैम मुझे थोड़े टाइम के लिए शेयर चाहिए, आप मुझे लेंड कर दो। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो वो स्टूडेंट बोरोवर है, मैं लेंडर हूं, तो जो बोरोवर है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद ओ से है हमारा ओवरसीज कमिटी। ओवरसीज कमिटी कोई भी सर्विसेज देती है रिवर्स चार्ज, वो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। याद रखना, आरबीआई गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी पर्सन दे किसको? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी जो है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। अगर कोई पर्सन सर्विस दे रहा है सपोज इंडिविजुअल को, तब ये वाला केस नहीं लगेगा, तब तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। लेकिन अगर कोई भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है यही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। ठीक है जी, विद दिस हमने अपनी स्टोरी के तो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हमारी जो स्टोरी थी ना उसके एंड में एक लाइन और ऐड करो कि लॉस हो गया। हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि उन्होंने इतनी बड़ी लॉ फॉर्म हायर करने के बाद भी उन्हें वो केस हार गए, उन्हें लॉस हो गया। अब ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि लॉस इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें अपना घर बेच के मतलब रेंट पे रहना पड़ा। घर क्या होता है? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है ये हमारा आरसीएम इसका कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स।
ठीक है, इसका रूल क्या है हमारा कि आपको देखना है कि जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, सपोज मेरा घर है, अब मैं उसे रेंट पे दे रही हूँ, तो आपको देखना है रेंट पे दिया किस लिए जा रहा है, रेजिडेंशियल यूज के लिए दिया जा रहा है या कमर्शियल यूज के लिए दिया जा रहा है। रेजिडेंशियल यूज के लिए दिया, अब सपोज मेरा घर है, मैंने किसी को रेंट पे दिया, उसने अपनी सीए प्रैक्टिस खोल ली, अब सीए प्रैक्टिस तो भैया कमर्शियल यूज में आ गया ना, तो आपको ये देखना है कि आपने दिया जो है वो रेजिडेंशियल यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए। अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए दिया गया है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने रेजिडेंशियल यूज के लिए दिया है और रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। अब अगर आप नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि आपने दिया है कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए ये दिया है तो आपको जीएसटी आएगा ही आएगा, या फॉरवर्ड में आए या रिवर्स में आए, आएगा जरूर। अब कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और ये रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। यहाँ पे आप एक कंक्लूजन और कर सकते हो कि जब भी हम रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, चाहे कमर्शियल यूज हो या रेजिडेंशियल यूज हो, हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और रजिस्टर्ड पर्सन ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू आप पूरा आपका रेंटिंग और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आपको समझ आ जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है। ठीक है जी, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो हमारा रह गया वो रह गया हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर, इको का टॉपिक। हाँ जी, अब लास्ट टॉपिक हमारा जो इस चैप्टर का रह गया वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। पहले हमें देखते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर होते कौन है। ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, ये सब जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं ना, जिनकी अपनी वेबसाइट चल रही है, ई कॉमर्स, उन्हें ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। तो अब सपोज एक एग्जाम्पल लो कि है ना, यहाँ पे है मिस्टर ए, ये हमारे कस्टमर है और यहाँ पे हमारा ड्राइवर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ओला है। मिस्टर ए ने ड्राइवर को बुलाया ओला के थ्रू, ओला कैब से एक ड्राइवर को बुला लिया। अब इस ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट को किसको पकड़ना आसान है, कस्टमर को, ड्राइवर को या ओला को? गवर्नमेंट कहेगी भैया हमारे लिए तो सबसे ईजी है, हम ओला को पकड़े डायरेक्ट। तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई करी है ट्रांजेक्शन, उसमें गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, जैसे इसके एग्जांपल में ओला है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है हम उससे जीएसटी लेंगे, हमें ना कस्टमर से फर्क पड़ता है ना हमें सप्लायर से फर्क पड़ता है, हमें डायरेक्टली ई कॉमर्स ऑपरेटर हमें जीएसटी पे करेगा। ठीक है, ईसीओ विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट ने हमें सारी नोटिफाई नहीं करी है, कुछ नोटिफाई करी है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने नोटिफाई करी है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है, बाय कैब और मोटर व्हीकल। एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो ओला या उबर का। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि जो आपने कार बुलाई वो ओमनी है या अदर देन ओमनी है। ओमनी कार कौन सी होती है, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी ना 6 या 6 से ज्यादा की होती है, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग ड्राइवर 6 लोग या 6 लोगों से ज्यादा की होती है, उन्हें ओमनी कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है एनी अदर मोटर व्हीकल, काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे आपकी 5 सीटर कार हो गई, यहाँ पे आपकी 7 सीटर कार हो गई। ठीक है, अगर आपने 5 सीटर कार बुलाई है तो ईसीओ ही जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, मतलब ओला या उबर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। लेकिन अगर आपने बड़ी गाड़ी बुलाई है तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि जो सप्लायर है, मतलब जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर जो है वो कंपनी है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, अदरवाइज ईसीओ ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। क्या हुआ यहाँ पे, जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी है जिसमें एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, अदरवाइज ईसीओ ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रेस्टोरेंट सर्विसेज का। रेस्टोरेंट सर्विस में एग्जांपल आप ले सकते हो जोमैटो एंड स्विगी का। जोमैटो और स्विगी के केस में हमेशा ये ईसीओ जो है, मतलब जोमैटो और स्विगी है, यही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। इस पॉइंट का सिर्फ एक एक्सेप्शन है। सपोज करो जो आपका रेस्टोरेंट है वो एक होटल के अंदर सिचुएटेड है, जो आपका रेस्टोरेंट है वो एक होटल के अंदर सिचुएटेड है, और होटल का जो रेंट है, रूम रेंट है, वो आपका 7500 पर डे, पर रूम पर डे रेंट जो है 7500 से ज्यादा का है, 7500 से ज्यादा का है, तो जो रेस्टोरेंट है वही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, ईसीओ नहीं करेगा। क्या हुआ यहाँ पे, रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में ईसीओ ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो आपका रेस्टोरेंट है वो एक होटल के अंदर रजिस्टर्ड है, और जो ये होटल के अंदर स्टैब्लिश है, और ये जो होटल है उसका रूम रेंट, होटल का रूम रेंट पर डे पर रूम रेंट 7500 से ज्यादा है, तो ये जो वो है ना हमारा रेस्टोरेंट, यही गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे एकोमोडेशन सर्विसेज या फिर हाउस कीपिंग सर्विसेज। एकोमोडेशन सर्विसेज में आप एग्जांपल ले सकते हो मेक माई ट्रिप का या गोवा IBB का, और यहाँ पे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो अर्बन कंपनी का। इसमें आपको क्या देखना है कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है।
सप्लायर अगर आपका अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा, मतलब ये जो हमारे मेक माई ट्रिप और गोवा IBBO है ना, यही गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे, अगर ये लोग अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ आएगा, रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ठीक है जी, नाउ विद दिस हमने पूरा आरसीएम चैप्टर पढ़ लिया है। देखो मैंने स्टोरी फॉर्मेट में कोशिश करी आपको पूरा चैप्टर याद करा दिया जाए। चैप्टर में समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो लिस्ट है वो याद होनी बहुत जरूरी है। ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसे बार बार आप सुनिए, बार बार इसे फ्लो में लीजिए, अपने पास एक जगह लिख के रख लीजिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले भी आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, विद दिस इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।